गाजा को मदद पहुंचाने वाले ग्रेटा थनबर्ग के जहाज को इजराइल ने लिया कब्जे में। 5 बोट ने समंदर में घेरा, सभी कार्यकर्ता हिरासत में। कार्यकर्ताओं ने लगाई मदद की गुहार। अगली खबर में आपको बताएंगे, अमेरिका में आज से 12 देश के नागरिकों की एंट्री बैन, 7 और देशों पर आंशिक प्रतिबंध। जानेंगे इसमें कौन कौन से देश है शामिल। इसी के साथ आपको बताएंगे, रूस केवल ताकत की भाषा समझता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने नाटो और G7 देशों से लगाई गुहार। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता और नोबेल पीस प्राइज विजेता ग्रेटा थनबर्ग और उनके जहाज को कब्जे में ले लिया है। सोमवार तड़के इजराइल के 5 स्पीड बोट्स ने जहाज को घेर लिया। इसके बाद सैनिकों ने जहाज पर चढ़कर उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। ये जहाज गाजा के लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था। मेडलिन नाम के इस जहाज पर 12 लोग सवार हैं, सभी सेना की हिरासत में है। अब इस जहाज को गाजा की जगह इजराइल ले जाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटा और उनके साथियों ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि इजरायली सैनिकों ने उन्हें और उनके साथियों को इंटरनेशनल वाटर्स में अगवा कर लिया है। ग्रेटा अपने साथ गाजा के लोगों के लिए दवा, अनाज, बच्चों के लिए दूध, डायपर और वाटर प्यूरीफायर ले जा रही थी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक थनबर्ग अपनी टीम के साथ इटली के सिसिली द्वीप से 1 जून को रवाना हुई थी। ग्रेटा ने रवाना होने से पहले बयान दिया, अगर इंसानियत में उम्मीद बची है तो हमें फिलिस्तीन के लिए आवाज उठानी होगी। ये मिशन मुश्किल और खतरनाक हो सकता है, लेकिन गाजा में जो हो रहा है उस पर चुप रहना उससे भी ज्यादा बुरा है। 2 मार्च से इजराइल ने गाजा में मदद पहुंचाने वाली चीजों की एंट्री पर रोक लगा रखी है। इसके चलते वहां के हालात काफी खराब हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 93% लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही है। कई छोटे बच्चों की जान भी इसी का शिकार हो गई है। मेडलिन नाम का जहाज इन्हीं लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये यात्रा फ्रीडम फ्लोटिला यानी FFC नाम के एक संगठन ने शुरू की थी, जो पहले भी गाजा को मदद पहुंचाने की कोशिश कर चुका है। ग्रेटा और उनका दल इजराइल की उस घेराबंदी का विरोध कर रहे हैं जो गाजा पर कई सालों से चल रही है। FFC का कहना है कि ये एक शांतिपूर्ण नागरिक पहल है। उनके मुताबिक जहाज पर मौजूद सभी लोग और क्रू मेंबर अहिंसा के वसूलों की ट्रेनिंग ले चुके हैं और ये पूरा मिशन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। शुरुआत में इजराइल इस योजना को गाजा में डॉक करने की अनुमति देने के लिए विचार कर रहा था, बशर्ते कि ये सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा खतरा ना बने। बाद में इजराइल सरकार ने अपना फैसला बदल लिया। इजराइल का तर्क था कि अगर एक बार मेडलिन जैसे जहाज को मंजूरी दी गई तो आगे चलकर इस तरह की कोशिशों को बढ़ावा मिलेगा। इससे इजराइल के समुद्री प्रतिबंध कमजोर पड़ सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ सकता है। इसलिए इजराइल पहले ही कह चुका था कि इस जहाज को गाजा तट से पहले ही रोक दिया जाएगा, जैसे कि हमने आपको इसके बारे में पहले ही खबर दी थी। इससे पहले भी FFC के कॉनसाइन नाम के जहाज ने मई 2025 में एक और कोशिश की थी, हालांकि इजराइल ने उसे परमिशन नहीं दी थी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ब्रिटेन से गाजा की ओर आ रहे जहाज को रोकने की अपील की थी, हालांकि ब्रिटेन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। एक अधिकारी के मुताबिक ब्रिटेन ने इजराइल से इन यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में आज से 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर बैन लागू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून को इसे लेकर एक आदेश जारी किया था। बुधवार को घोषित प्रतिबंध अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों पर लागू होता है। 12 देशों के अलावा 7 देशों के नागरिकों पर आज से आंशिक रोक लागू होगी। बढ़ा हुआ प्रतिबंध बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के लोगों पर लागू होता है जो अमेरिका से बाहर है और उनके पास वैध वीजा नहीं है। ये इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन दोनों तरह की वीजा पर लागू होगी। ट्रंप ने अपने इस फैसले के पीछे अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और जान की हिफाजत का हवाला दिया था। ट्रंप ने 4 जून को कहा था, अमेरिका को ऐसे विदेशी नागरिकों से सुरक्षित रखना जरूरी है जो आतंकवादी हमले करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, नफरत फैलाने
या इमिग्रेशन कानूनों का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक पूर्ण बैन का मतलब है कि उस देश के अधिकतर नागरिकों का अमेरिका में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। इनमें टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा और इमिग्रेंट वीजा चाहने वाले लोग शामिल होते हैं। वहीं आंशिक बैन का मतलब है कि उस देश के नागरिकों पर कुछ खास प्रकार के वीजा या एंट्री पर रोक लगाई जाती है, बाकी पर नहीं। यानी इमिग्रेंट वीजा नहीं मिलेगा लेकिन टूरिस्ट वीजा मिल सकता है। स्टूडेंट्स को परमिशन मिलेगी लेकिन वर्क वीजा पर रोक रहेगी। ट्रंप ने 4 जून को दूसरे देशों के नागरिकों को वीजा जारी करते वक्त सावधानी बरतने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि वीजा जारी करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोग अमेरिका ना आ सकें जो अमेरिकियों या देश के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ट्रंप ने कहा, इमिग्रेशन वीजा पर आने वाले लोग स्थायी निवासी बन जाते हैं, इसलिए उनकी जांच ज्यादा जरूरी और कठिन होती है। सुरक्षा को खतरा होने पर भी इन लोगों को निकालना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ नॉन इमिग्रेशन वीजा पर आने वालों की जांच कम होती है, इसलिए जिन देशों में पहचान और जानकारी शेयर करने से जुड़ी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है वहां से आने वालों पर रोक लगाना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2017 में एक ट्रैवल बैन लगाया था जिसे अक्सर मुस्लिम बैन कहा जाता है। इसमें ज्यादातर मुस्लिम बहुल देशों को शामिल किया गया था। जनवरी 2017 में जारी किए गए आदेश के मुताबिक शुरुआती प्रतिबंध में जिन 7 देशों पर पूरी तरह से अमेरिका जाने पर रोक लगाई गई थी उनमें ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन शामिल थे। बाद में इसमें बदलाव किया गया। पहले इराक को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया, बाद में सूडान को हटाकर उसकी जगह चाड को जोड़ा गया। फिर नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला जैसे गैर मुस्लिम देशों को भी शामिल किया गया ताकि इसे धार्मिक भेदभाव वाला ना कहा जा सके। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस केवल ताकत की भाषा समझता है और उन्होंने G7 और नाटो देशों से अपील की कि जून में होने वाले उनके सम्मेलन में कोई ठोस निर्णय होना चाहिए। कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन 15 से 17 जून के बीच होगा। वहीं नाटो सम्मेलन नीदरलैंड में 24 से 26 जून को होगा। ज़ेलेंस्की ने एक बयान में कहा कि आने वाले हफ्तों में यूक्रेन में अहम बैठकें होंगी और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जून में होने वाले सम्मेलन जैसे कनाडा में होने वाला G7 सम्मेलन और नीदरलैंड में होने वाला नाटो सम्मेलन खाली ना जाएं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस केवल एक ही भाषा समझता है और वो है ताकत की भाषा। आने वाले महीनों में होने वाले सम्मेलनों में सभी जगह इसी दिशा में काम होना चाहिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन अपने युद्ध बंदियों की रिहाई और हमारे बलिदान योद्धाओं की वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस्तांबुल में बनी सहमति के बावजूद 1000 से अधिक लोगों के आदान प्रदान के लिए रूस की ओर से पूरी सूची अभी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। उनका दावा है कि अपने चिर परिचित अंदाज में रूसी पक्ष एक बार फिर इन मामलों को भी गंदे राजनीतिक और सूचना के खेल में बदलने की कोशिश कर रहा है। अपनी ओर से हम आदान प्रदान को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।